मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव हैं भोपाल में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। धन्यवाद। इस सम्मान से हम सबकी सम्मानित किए हैं। अब मैं मुख्य कार्यक्रम के मुख्य भाग की तरफ चलता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर मार्गदर्शन करें और हमारे इस अभियान को आपका प्रोत्साहन थोड़ा संबल देगा। आप बता रहे हैं और अपने दो शब्द हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए, मुझे लगता है देश के भाषा के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय भोपाल में सप्रे जी की स्मृतियों को ताजा रखता है। सप्रे संग्रहालय में हमारे बीच कृपापूर्वक बनाए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और सही मानव में शिक्षा में श्रद्धेय यादव जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान पद्मश्री से सम्मानित और मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में जिनका बड़ा प्रभाव रहा है, ऐसे श्रद्धेय विजयदर्शी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठजन, सामने विराजमान राज्यसभा के पूर्व सांसद बड़े समाज सेवी को प्रणाम करता हूँ। आदिवासी जी, उपस्थित सभी साहित्य जगत से जुड़े हुए प्रबुद्धजन, साथियों को प्रदान करो। माननीय मुख्यमंत्री जी के 10 कार्यक्रम से आज यहाँ सप्रे संग्रहालय में उनका आना, मुझे लगता है कि उनकी स्मृतियों के लिए भी और आगे आने वाले समय में सप्रे संग्रहालय के लिए भी आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अनेक वर्षों से आदरणीय शिखर जी के कारण यहाँ से जुड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि 94 में जब पहला चुनाव में लड़ा था, तब से आज तक की 30 सालों की स्मृतियां अगर पीछे हम जाते हैं तो एक चीज पन्ने की तरह पलटती हुई दिखती है। 30-32 साल पहले का ये स्थान और आज का स्थान, मुझे लगता है दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो। और हिंदी को तो विशेष रूप से जो मान्यता इस संग्रहालय ने दी है, जो स्थापना यहाँ पर हुई है, वो बहुत अनुकरणीय है और प्रशंसनीय भी है। आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, वो विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। मुझे एक बात को कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं, मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति है कि जैसा हमें आदरणीय शिखर जी कह रहे थे कि हिंदी के प्रति हमारे मन में आदर और हिंदी को प्रोत्साहन देने के हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति इस देश में लेकर आए, देश के पहले उच्च शिक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने उस शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू करने का काम मध्य प्रदेश में और जितना शिक्षा जगत को प्रोत्साहित करने का वो काम करते हैं, मैंने ऐसे दुर्ले राजनेता देखे। मुझे एक बात को कहते हुए संकोच नहीं है कि मैं भले 6-7 महीने 8 महीने से शिक्षा मंत्री हूँ, स्कूल शिक्षा देख रहा हूँ, लेकिन जितना ज्ञान, जितना गहराई से चिंतन शिक्षा को लेकर और मध्य प्रदेश के शिक्षण व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शायद बहुत कम राजनेता होंगे जिनको इतनी गहराई से यहाँ की व्यवस्थाओं का ज्ञान और उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेते हैं। और नई शिक्षा नीति स्वाभाविक रूप से इस देश में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली नीति होगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाएं कैसे उसमें जुड़ेंगी, प्रदेश के अंदर भी हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको कैसे उसमें जोड़ा जाएगा। संस्कृत भाषा जो आज के बच्चे
अगर उनको विकल्प दिया जाता है तो सबसे पहले वो संस्कृत को छोड़ने का काम करते हैं। संस्कृत भाषा विकल्प के तौर पर उपलब्ध ना हो, संस्कृत भाषा एक आवश्यक विषय हो, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा विभाग काम कर रहा है। क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को हिंदी के साथ साथ जोड़ने का काम करती है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं तो मूल रूप से संस्कृत में रचित है, लिखे गए हैं। स्वाभाविक रूप से उस भाषा का मान, उस भाषा की पुनर्स्थापना तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको दोबारा से उसको ताकत देने की आवश्यकता है। आज के अवसर पर मैं आदरणीय श्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक महत्वपूर्ण अवसर पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में यहाँ आने वाले थे, उन्होंने अपनी स्मृतियों में हमें रखा, तो उनका ऐसे आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी पूर्वजन यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी आगे आने वाले समय की बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में राजधानी के साथ वो अपनी पुस्तक व्हाट्सएप भोपाल मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। आइए अभिलाष पांडेकर व्हाट्सएप भोपाल, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले थे, जो अवसर उनकी व्यस्तताओं की वजह से अवसर नहीं मिल सका। नाम जो है धन्यवाद विलास जी। अब मैं सीधे मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए चलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे आए और आप की उच्च शिक्षा और हिंदी और इसके क्षेत्र में आपने बहुत रुचि से काम किया है, अध्ययन किया है। जैसा कि मैंने सारी हमारी पुस्तकें भी पहले ही पढ़ ली थी, तो सुनकर अच्छा लगा है। आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा हमारे इस अभियान के लिए बड़ा संबल बनेगी। आप स्वर्गीय माधव सप्रे जी के नाम पर स्थापित इस संग्रहालय में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री, माननीय प्रभुदयाल मिश्रा साहब, आपकी विद्वत्ता, आपकी साधना, ये अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। माननीय विजय दत्त श्रीधर और माननीय शिव कुमार विवेक, विजय जी आए थे 5-10 मिनट के लिए आशीष जी के साथ, ऐसे ही कोई समसामयिक विषय पर बैठे, तो मुझे लगता है 1 घंटे बैठे होंगे। बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आया। पद्मश्री श्रीमान विजय दत्त जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही अपने आप में अलग ही लाइन की धारा पकड़ता है। कभी कभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ, और भारतीय भाषा में हिंदी भाषा से संबंध जोड़ने की बात है, तो ऐसा कहते हैं जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा। कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। ये संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान ले भाषा के नाते से, और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। यह एक तरह से पूरा देश का, वर्तमान का, हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चली, काल के प्रभाव में मुझे थोड़ा सा दायित्व ऐसा है कि मेरे को बोलने में कितना ही है।
अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं होगा, क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी। और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय तो एक, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है बहुत सारे प्रकार से। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है, लेकिन भाषा के पहले भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो, उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जब हम बोली की बात पर जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे तो, और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूं, विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाए हुआ क्षेत्र है, जहां पर कई आए कई गए, हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ जी करके दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेके सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए, बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने, और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में तो आप खाना खाओ नहीं, अब खाओ कि नहीं खाओ तुम्हारी इच्छा, नहीं बोला आपको कहा खाना खाना है, अब खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, आदो पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओ नहीं जाओ नहीं, बुलाना नहीं तो आओगे कि नहीं आओगे, अब उसमें न देने लोग जोड़ रहे हैं। आपके उस भावार्थ को शब्दार्थ को दोनों को अलग अलग करके देखना पड़े बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास करा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपनी 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना देती है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19 शताब्दी से जो एक संचलन धारा बहने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से, कहां से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से कैसे बाकी को परिचित करा। महात्मा गांधी जी की बात आई गई जिनने सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया, और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की, वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का श्रेय भी उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन दिया, और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए सही, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और कितने प्रकार से गोविंदास जी, मावली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उनने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सके, हम उनको ज्यादा स्मरण करें। और हमारे देश में ये संघर्ष आज ही नहीं है हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, ये चलता है। जब शुरू होती है शुरुआत में तो ये धाराओं को रोकने के क्रम भी होते,
तुलसीदास जी ने गजब किया। तुलसीदास जी यद्यपि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उस विद्वान और विद्वत्ता होने के बावजूद भी जो उनके अंतर्मन में भगवान श्री राम ने संकेत दिया, या मान के चले कि हिंदी में अपनी पुकार लगाई, तो उनने अपनी भाषा में जो रामायण की रचना की, तुलसीकृत रामायण 17,000 शब्दों की रचना उसके माध्यम से वर्तमान में हिंदी में मिलती। अब ये मामूली बात नहीं, और उसके लिए भी उनके कितनी कीमत चुकाना पड़ी। तुलसीदास जी ने जब रामायण बनाई तो उनका घर जला दिया, उनको तमाम विद्वानों के सामने कितना कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन ये होता भी है, शुरू में हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जेल गए, लेकिन आप हर न्यायालय में महात्मा गांधी के फोटो लगते हैं। ये अपना इतिहास है। काल के प्रवाह में बाद में समझ में आती है कि उनका योगदान क्या था, तात्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आता। मैं कई सारी बातें कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मुझे आज ही रानी अवंतीबाई लोधी हमारी ऐसी साम्राज्य जिसका अपना एक अलग मुकाम रहा, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थशाली होकर के अंग्रेजों ने जिस ढंग से अपने नाटक चालू किए थे उनके खिलाफ लड़ करके हमारी रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, झांसी की रानी हो, ये संस्कृति की बात उसी में आती जो हमसे कहते हैं कि लोग हम माता बहनों की इज्जत नहीं करते। हमारे माता बहनों का महत्व क्या है? हमारा इतिहास होता था 300 साल पहले अहिल्याबाई ने मुगलों के सामने, मुगलों की सत्ता में रहते रहते उनका बस चला था। मुगलों के पूर्वजों ने हमारे देवालय तोड़े और अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित करके हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर उनकी मंदिर में पूजा करते हैं। सोमनाथ का मंदिर, तमाम प्रकार के देवस्थान, छोटे से राज्य से रानी अवंतीबाई अपना बलिदान करके आगे बढ़ती है। अकबर जैसी सत्ता के खिलाफ इतनी जबरदस्ती 3 बार तो विजय भी प्राप्त करती, 50 युद्ध जीतती रानी दुर्गावती। ये हमारी संस्कृति माता बहनों की जो केवल कहते नहीं सीताराम, ये सीता माताओं ने अपना अपना योगदान हमेशा दिखाया। ये गौरवशाली पक्ष के हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप बहुत अच्छा काम करो। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आज्ञा चक्र में तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारी बिंदी का रूप लेकर के भाषाओं के अंदर सौंदर्य देती है, जो आनंद देती है, इसका कोई किसी से होड़ नहीं हो सकती है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और इतनी भली भी है, इतनी भोली भी है, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पचा रही। कोई बात नहीं, तुम भी बोलो बेटा आ जाओ, तो काल के प्रभाव में अपना एक अलग रूप लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री। आजादी के बाद बोला तो बहुत गया कि सभी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी बोलियों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भाषाओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। जिससे बलबूते पर हर भाषा में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ले रहा, ये हिंदी में मेडिकल की बात भी वहीं से, तो हमने इंजीनियरिंग की, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ली, उसमें शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता। और हमने कहा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए? अपनी पढ़ाई जब रशियन वाले रशियन में डॉक्टर बनाते, जापान जापानी में बनाते, हर देश अपने अपने बनाते। ये 20-25 ओपनिस्ट वाली मानसिकता के देश छोड़ दो, बाकी तो सब अपनी भाषा में ही सब करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान की दया से अपने सामने, और अमिता ही नहीं, अब तो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक सारी भाषाओं में हमारे सारे पाठ्यक्रम का पढ़ाने का सिलेबस भी बन रहा है, पढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाने का रास्ता है कि हम हिंदी लागू कर देंगे, हिंदी को प्राधान्यता दे देंगे। कहाँ प्राधान्यता देते? कोई प्राधान्यता नहीं देंगे। अरे हिंदी तो बेचारी अपने रास्ते निकालते कैसे नहीं, कोई अमिताभ बच्चन के डायलॉग से निकल के आए, बदल से आए। गाय के प्रयास में बहुत सारे रिश्ते हुए होंगे, लेकिन अच्छे लता मंगेशकर ने अपने से जो गीत दिए वो अमर हो गए। कोई भी भाषा वाला जब सुनता रह जाता है, तो ये जो अपना अंदर की जो मैंने बताया कि सबकी नानी माँ बहुत अच्छी है, तो नानी माँ संस्कृत है, वो हमारे लिए आनंद देती है, वो हमको सबको जोड़ती है। लेकिन अपनी ओर से आज एक विषय खड़ा हुआ, 2-3 दिन में चलो मीडिया के मित्र आपके सामने भी आपके लायक भी बोली देता हूँ।
अभी 2-4-5 दिन से रोज नाटक चल रहा है कि हम अपने पाठ्यक्रम में ये ला रहे हैं, इन लेखकों को ला रहे हैं, उस लेखक को ला रहे हैं। अरे भैया, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारतापूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाए एक 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सत्तुर लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके लिए सोच के चलने वाले हैं, और दसों दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं, सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय, ग्रंथालय ये तो होते ही सीधी, इसमें सभी प्रकार की, और ये अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरियां अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में सबरे लाइब्रेरी ग्रंथालय ने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अभी यार ये फेलोशिप वगैरह देते कि नहीं देते, रिसर्च होता कि नहीं होता है, नहीं हमारे इस संस्थान के द्वारा होता कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे चल करके ये खुद अपनी इन सभी भाषाओं के लिए रिसर्च का केंद्र बने, मैं शुभकामना देता हूँ। बड़ा अच्छा काम करो तो फिर मेरे से भी लगता है कि थोड़ा आधा मैं विक्रमादित्य की धरती से आता हूँ, तो भगवान ने महाकाल की धरती से कुछ संदेश भी देते हैं कि अच्छा काम हो तो उसको बढ़ाते भी देना पड़ता है। तो